हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है गाइस आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी पहले से और अच्छी चल रही होगी गाइस। और आप सभी लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पर सेफ होंगे गाइस। यही मैं उम्मीद करता हूँ गाइस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन जो कि बैंकिंग के सारे एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्यूटर अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड गाइस। तो ये पूरा जो सेशन हम लोग करने वाले हैं, आगे की सीरीज कंप्लीट हम लोग करेंगे और जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स है गाइस, हर चैप्टर को किया जाएगा गाइस। और यहाँ पर हम लोग प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको ये नए से नए कॉन्सेप्ट देने की मैं कोशिश करूंगा और होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। गारंटेड गाइस, आप मेरी सारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और सभी क्लासेस के अंदर यानी ईच एंड एवरी क्लास में, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को ज़रूर मिलेगा, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए और आपके रियल लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइज़। आइए गाइज़ स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से गाइज़ सब लोग आ जाइए, मैं योगेश शर्मा इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ गाइज़। तो चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड गाइज़। तो सबसे पहले गाइज़ हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली कंप्यूटर अवेयरनेस एप्टीट्यूड के अंदर सिलेबस में आता क्या-क्या है? कौन-कौन से चैप्टर्स आपके कवर करते हैं? क्योंकि गाइज़ देखो यहाँ पर चैप्टर्स की बात की तो देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट अपने एग्जाम के अंदर कौन-कौन से आते हैं? क्योंकि देखो जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक और एमटेक करके आते हैं, तो उनके लिए आपका ये सब्जेक्ट आसान रहता है। बट गाइज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं आपको कुछ उस तरीके से आपको पढ़ाने वाला जो हमेशा आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। ओके गाइज़? तो चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं, सिलेबस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, वो क्या है? आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जिसमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हर चीज़ गाइज़ हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी? हार्डवेयर्स की बात करें, अभी तक के रिकॉर्ड में जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपने हार्डवेयर सुने हुए हैं, हर चीज़ के बारे में आपको मैं परफेक्टली बताने वाला हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम का लेवल होता है, वहाँ तक उन चीज़ों को कवर किया जाएगा गाइज़। होपफुली गाइज़ सारे सेशंस आपको अच्छे लगेंगे और इंटरेस्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। गाइज़ देखो होता क्या एक्चुअल में कि जब हम मैथ और रीजनिंग करते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए बाकी सब्जेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अंदर कई बार स्टूडेंट्स क्या समझते हैं जब एग्जाम होगा उस टाइम पे तैयारी कर लेंगे। बट गाइस मेरी माने तो एंड टाइम पर तैयारी नहीं हो पाती है। एंड टाइम पे गाइस आप लोग तैयारी नहीं कर पाते हो, वहां पर चीजों को सिर्फ हम रटते हुए रह जाते हैं और रटी हुई नॉलेज आपको भी पता है किस काम की होती है, किसी काम की नहीं होती है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को आपको प्रॉपरली समझ के तैयार करना है, जिससे आप होपफुली अच्छे से अच्छे मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो उसी हिसाब से मैं आपको टैकल करूंगा। नेक्स्ट आपका देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में अब तक के रिकॉर्ड में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का लेटेस्ट कौन सा है, लाइनेक्स में लेटेस्ट कौन सा है, एंड्रॉइड के अपडेटेड वर्जन है, मैकिन्टोश का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। तो गाइज नेटवर्किंग इंटरनेट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसको करने के लिए लगभग आपको 3 से 4 घंटे की क्लासेस गाइज मैं दूंगा आपको। ठीक है? तो नेक्स्ट आपका नंबर सिस्टम। गाइस नंबर सिस्टम बेसिकली आपने सुना होगा, जैसे बाइनरी होते हैं, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनको आपस में कन्वर्ट किया जाता है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं। तो गाइस मैं आपको नंबर सिस्टम के अंदर गारंटीड कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए पेन से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डायरेक्टली आप अपना क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, टिक करिए, फटाक से आप आंसर लगा सकते हो, जहां पर आपको लिखकर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसी ट्रिक्स का इसमें आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। आज तक के रिकॉर्ड में गाइज आपने जितनी भी मेमोरी सुनी हुई है, रैम, रोम, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, या मान लीजिए आपका हो सकता है SASD, DASD, जितने भी मेमोरीज आपने सुने हुए हैं, सारे मेमोरीज और स्टोरेज यूनिट्स में आपको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के केस में जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, या बोला जाएगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनको किसने बनाया था, साइंटिस्ट कौन है, किस ईयर में बने थे, उनकी फुल फॉर्म्स क्या होता है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट आपके बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर 7th चैप्टर में कराऊंगा, जिसका नाम क्या रहेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस गाइज। ओके? नेक्स्ट थिंग is सिक्योरिटी सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट।
तो सिस्टम्स यूनिट बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट गाइज आप लोग जब अपना मोबाइल और अपना लैपटॉप यूज करते हो तो अपने सिस्टम को हम कैसे यूज करें जिससे कि सिस्टम प्रोफिशिएंट एक अच्छे तरीके से काम कर पाए, वो सारी चीजें पता करेंगे हम किसमें, सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर। तो कहीं ना कहीं गाइज ये सारे चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज के डेट में आप बताइए कि जिस पर्सन को कंप्यूटर साइंस की नॉलेज नहीं है तो क्या आज के जमाने में वो सक्सेस है प्रॉपर, क्योंकि आप खुद जानते हो कि हर सेक्टर के अंदर किसी भी सेक्टर में जॉब करेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज तो चाहिए गाइज। तो कहीं न कहीं आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी तो करिए, करिए। बस उस केस में आपके रियल लाइफ़ के अंदर कंप्यूटर साइंस की नई टेक्नोलॉज़ीज़ की आपके बारे में बताया जाएगा, जिससे आप उन चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाएँगे गाइज़। ओके? नाउ अब देखिए नेक्स्ट केस है आपका हिस्ट्री एंड जनरेशंस। तो देखो हिस्ट्री देखो कंप्यूटर साइंस की क्या, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री के बारे में जाएँगे तो हिस्ट्री का मतलब है सागर। समंदर है आपका। बट मैं आपको कुछ चुनिंदा पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो पिछले 10-12 साल के एग्जाम्स के अंदर आपके प्रेजेंट हो चुके हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो देखो ये वाली यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप गाइज किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ऑफिशियल जॉब में जब जाओगे तो वहां पर 100% अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो वहां पर एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल एंड एम एस पावर पॉइंट को यूज करना ही पड़ेगा। तो मैं गाइज आपको इसी हिसाब से यहाँ पर वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट गाइस। तो डेटाबेस के बारे में हम लोग सारी डिटेल पढ़ेंगे, उनकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, टेबल्स क्या होते हैं, कौन कौन से डेटाबेसेस हो सकते हैं, आरडीबीएमएस क्या होता है, ईआर मॉडल क्या होता है, ये सारे केस आपको गाइस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है देखो फाइल एक्सटेंशन। तो देखो फाइल एक्सटेंशन से देखो एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाता है, जैसे पूछेंगे डॉट डीओसी क्या होता है, डॉट एक्सएलएस का मतलब क्या है, डॉट पीपीटी का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये अपना 12वां चैप्टर है। उसके बाद देखेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर मतलब क्या है कि आपने एक नाम सुना होगा, लॉजिक गेट्स करके, जिसके अंदर हम लोग एंड गेट या और गेट या आपका नॉट गेट या आपका एन ए एंड, ये सारे नाम आपने आई थिंक सुने होंगे। तो ये सभी नाम अपने को यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी आपका यूज करना है, किस तरीके से आपके गेट्स यूज करने हैं, ये सारी डिटेल्स गाइज मैं आपको 13th नंबर चैप्टर में देने वाला हूँ, जिसका नाम क्या आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो वो ये है आपके दो चैप्टर, यानी फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज। तो देखिए फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज को गाइस देखो मेरा कराने का काम नहीं है। मैं एक फैक्ट आपको बताऊं कि फुल फॉर्म में मैं आपको क्या कराऊंगा बताओ। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये मैं आपको चार्ट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो जब मैं आपको चार्ट दे दूंगा, आप उन चार्ट्स को पढ़ लोगे शॉर्टकट कीज के लिए, फुल फॉर्म्स के लिए, तो उस केस में तो आप तैयारी कर ही सकते हो ना। जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है गाइज, वो मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए रेडी हूँ। कॉन्सेप्चुअल बातें सारी मैं बताऊंगा, बाकी जो जस्ट याद करने वाला सीन है वो तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा guys। और फाइनली प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये गाइस मैंने आपको सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर एक सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है कि हम लोग इस पूरी कंप्यूटर साइंस की सीरीज के अंदर हम कौन कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। होपफुली गाइस आपको ये सब आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया लगेगा गाइस आपको। बस आप लोग सेशंस को देखते रहिए गाइस, और डैम श्योर आप मान के चलिए गाइस, आपको हर सेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो कई बार आपकी किताबों में नहीं है। कई बार बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स को भी ये बात पता नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बीटेक एमटेक करते तो वहां पर डायरेक्ट हम लोग सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंडामेंटल तो गाइज आपको वहां पर भी पढ़ाया नहीं जाता है। ओके गाइज, तो चलिए गाइज, आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो बड़े अजीब से क्वेश्चंस है गाइज, ठीक है। तो उनके आंसर देने की आप कोशिश करिए, बाकी मैं आपको समझा रहा हूं प्रॉपरली और उस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है गाइज। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, तो वो क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो यहां पर कहेगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB एंड 1024 GB बराबर 1 TB। तो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि ये जो चार स्टेटमेंट है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो टेक योर टाइम गाइस और बताइए गाइस इसका आंसर क्या प्रेजेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। टेल मी गाइस, ऑप्शन A B C D आर प्रेजेंट हियर।
तो देखो इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें होता क्या, अक्सर करके स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर ट्रू। ये आपके स्टूडेंट्स का आप लोगों के द्वारा आंसर ज्यादातर आपका ये प्रेजेंट होता है। बट गाइज मेरा जो परफेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑल ऑफ द रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग, सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं? एक बात समझो कि यहां पर लिखा हुआ है 1024 बाइट और इधर लगा हुआ है 1 KB। चलो अब ये बताइए कि ये जो आपका KB लिखा हुआ है, तो इस साइड में आपका ये कैपिटल बी लिखा हुआ है और यहाँ पर स्मॉल बी लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा इस, तो स्मॉल बी होता है वो आपके बिट को कंसीडर करता है, एंड जो कैपिटल बी होता है वो किसको बताता है, आपका यहाँ पर बाइट को बताता है। अगर गाइज ये यूनिट आपकी बाइट में है तो ये भी यूनिट किस में होनी चाहिए थी, आपकी बाइट में होनी चाहिए। अब आपका स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बाइट है, यहाँ पर बिट है, कैसे सही हो सकता है, गलत हो गया। यहाँ पर बिट है, यहाँ पर बाइट है, गलत है। तो सभी के अंदर देखोगे तो बिट और बाइट दोनों के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इस वजह से एक भी स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में 100% गाइस ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर क्या लगा के आते हैं, ऑल आर करेक्ट, ई ऑप्शन लगा के आएंगे, बट आंसर क्या प्रेजेंट है आपका यहाँ पर, डी प्रेजेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइज ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। तो आपको गाइज याद रखना है, तो इसी वजह से जब आपसे बोलेगा कि केबीपीएस की फुल फॉर्म बताइए, तो अब जब केबीपीएस जस्ट मैंने बोला हुआ है तो उसमें तो आपको बी समझ में नहीं आ रहा कि आपका स्मॉल है कि कैपिटल है। बट गाइज याद रखिए कि जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तब तो समझ ही सकते हो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बताओगे यहाँ से, किलो बाइट्स पर सेकेंड। एंड अगर अगर इनकेस अगर इस तरीके से होता तब इस चीज को हम लोग क्या बोल देते, किलो बिट्स पर सेकेंड। तो गाइज आपको ध्यान रहना चाहिए स्मॉल बी और कैपिटल बी के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस। एक्चुअली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो आपके 8 बिट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, आपके 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये दे रखा है कि देखिए कॉलम नंबर 156 एंड रो नंबर 50। तो ये आपको बताना है, यहाँ पर W मिस हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, यानी कहना चाह रहे एक्सेल का क्वेश्चन है। तो एक्सेल के क्वेश्चन में आप देखते हो कि इस तरीके से आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके रोज कॉलम होते हैं। यहाँ पर A B C ऐसे आगे लिखा रहता है और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे आगे चलते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि 156वां कॉलम है, तो ये आपके कॉलम्स होते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके ये है आपका 156 नंबर कॉलम। एंड ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 50 नंबर की रो आपके सामने ये प्रेजेंट होगी। तो आपको बताना क्या है, 156वां कॉलम ये और 50वां ये, तो ये जो पर्टिकुलर सेल बन रहा है इस सेल का एक्चुअली एड्रेस क्या होगा इन एक्सेल। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए गाइज आपको करना क्या है कि देखो मैंने अगर यहाँ पर पॉइंट किया कि इस सेल का एड्रेस क्या, तो बता दोगे तुरंत C2, इधर से C इधर से 2। जब हमने ऊपर देखा तो आपको क्या मिला, नंबर तो नहीं मिला, क्या मिला था, अल्फाबेट मिला था। तो ऐसे जब यहां पर मैंने सेलेक्ट किया तो ऊपर आपका क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। मींस मुझे ये पता करना है कि 156 नंबर कॉलम पर अल्फाबेट क्या होगा। ओके, तो देखिए करते कैसे हैं, अल्फाबेट की बात चल रही तो 156 में हम लोग क्या करते हैं, 26 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये साइड तो आपके नंबर ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर 156 है तो 26 में अगर आपका 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 156 कंप्लीट हो जाएगा और देन आपका यहाँ पर क्या, 0। तो ये जो आपका 6 है ना, ये जो 6 है, अब यहाँ पर 0 आ गया तो इसलिए हम एड्रेस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर करना क्या पड़ता है कि जैसे एक जस्ट मैं दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सपोज करिए कि जस्ट एक एग्जांपल मैं मान लीजिए 50 मान के चलता हूँ, सपोज दैट 50। तो मैं 50 अगर मान के चलता हूँ तो 26 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 26 बन जा कितना हो जाएगा, 26 ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा, 24 बनेगा। क्लियर, समझना ध्यान से। तो फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा होता है, ए, और 24वां अल्फाबेट क्या होता है, एक्स। तो ए एक्स, तो 50 अगर यहाँ पर जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा 50वां कॉलम अगर होता तो 50वें कॉलम पर आपको क्या मिलता, ए एक्स मिल जाता।
ऐसे ही यहाँ पर, बट यहाँ तो जीरो आ गया, तो जीरो पर तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है, तो इसलिए करते क्या, ये जो क्वोशंट भागफल आया हुआ है इसमें से हम -1 कर देंगे। -1 करके तब आप इसको डिवाइड करो, तो अब -1 करेंगे तो 5 बचेगा ना यहाँ पर, तो 26 पंजे कितना होता है 130, तो यहाँ पर रिमाइंडर एग्जैक्टली क्या बच गया, 26 बच गया। तो अब हम पता लगा सकते हैं यहाँ पर अल्फाबेट पांचवा कौन सा होता है ई, और 26वां अल्फाबेट कौन सा था आपका जेड, तो ई जेड, तो 156वें कॉलम पर आपको क्या मिलेगा, ई जेड मिल जाएगा। तो ये मैंने गाइज आपको वो तरीका बताया हुआ जिसके थ्रू आप एक्सेल के अंदर किसी भी सेल का एड्रेस पर्टिकुलरली फाइंड आउट कर सकते हैं गाइज। तो अब तो आप आंसर दे सकते हो, यहां से देखा तो ई जेड है, यहां पर देखा तो 50 है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ई जेड 50 विल बी द, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है आपका, देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ई जेड 50। उम्मीद करता हूँ आज ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब किसी भी कॉलम नंबर पर अल्फाबेट पता करने के लिए 26 से डिवाइड करते हैं, 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ अगर आता है यहाँ पर, तो हम उसका पर्टिकुलर अल्फाबेट लिख देंगे और एरो ऊपर से नीचे लेके जाएंगे, तो ए जेड आपका ए एक्स आंसर आ गया इसका। ऐसे यहाँ पर जब आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, जब रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो क्वोशंट में -1 करके ना उससे डिवाइड करो, तो -1 कर दिया तो 5 रह गया, अब 5 से डिवाइड किया तो 26 पंजे 130 बन जाएगा यहाँ पर 130, और रिमाइंडर आपका 26 आएगा, 26 पर जेड आ जाएगा, ई पर आपका 5 नंबर है, तो ई जेड आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको परफेक्टली समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। टू कॉपी द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग की कैन बी यूज्ड, इनमें से आपको बताना है कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं। सोचिए गाइस क्या आंसर हो सकता है इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, और देखो ये क्वेश्चन आपके लिए एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। तो देखो कॉपी कंट्रोल, आप तो जानते हो कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं। तो गाइस जनरली हमें पता है कि कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो की होती है उसको क्या बोलते हैं हम बताओ, Ctrl+V, ठीक है। अब देखो जब ये हमें कॉपी करने की बात पूछ रहे हैं तो Ctrl+C तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या लगा दोगे आप, नन ऑफ दीज लगा दोगे। बट गाइज आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपी करने के लिए Ctrl+C तो होता ही है, साथ में एक की और होती है जिसका नाम क्या होता है, Ctrl+Insert। कीबोर्ड में एक इंसर्ट बटन भी होता है, तो Ctrl+Insert का वही काम होता है जो Ctrl+C का होता है। ऐसे यहां पर बात करेंगे तो Ctrl+V का जो काम होता है, तो पेस्ट करने के लिए यहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, Shift+Insert को यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर परफेक्टली जो आंसर बन जाएगा दैट इज अ Ctrl+Insert। तो बताओ गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन है कि नहीं है। आज आपको एक और जानकारी मिलेगी, Ctrl+C तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, Ctrl+C के अलावा भी और कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है दैट इज Ctrl+Insert। और अगर आपको पेस्ट करना है तो इसके लिए आप Shift+Insert का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके गाइज, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड इज, MS वर्ड आप यूज करते होगे, तो MS वर्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हो उसको छोटा बड़ा भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम बताना क्या है कि आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज ऑफ MS वर्ड क्या होता है। सोचिए क्या आंसर आएगा, 72, 128, 1562, 1638 या 1680। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस, क्या आंसर हो सकता है इसका, टेल मी। मजा आ रहा है गाइज, आपको नए नए क्वेश्चंस आपको सीखने को मिल रहे हैं, और होपफुली आपको मजा आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो जब चीजें आपको नई सीखने को मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपका मजा आना चालू हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के केस में स्टूडेंट्स मोस्टली मोस्टली आंसर क्या लगा के आते हैं, ए, दैट इज 72, बट 72 इज नॉट द मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज नहीं है। देखिए MS वर्ड के अंदर क्या होता है कि आप देखते हो ऊपर की साइड में एक इस तरीके से एक बॉक्स आता है, जिस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक लिस्ट खुल के आती है, इसमें फॉन्ट की साइज लिखी रहती है। तो मिनिमम यहाँ पर लिखा हुआ रहता है 8, और मैक्सिमम लिखा रहता है आपका 72, तो इस वजह से ज्यादातर स्टूडेंट 72 लगा देते हैं। बट गाइस क्या 8 से छोटा नहीं कर सकते, बिल्कुल पॉसिबल है। तो 8 से छोटा करना है तो कितना कर सकते हैं, 1 तक कर सकते हैं। और 72 से बड़ा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं, 72 से बढ़ाकर हम लोग मैक्सिमम की बात करेंगे
तो 1638 पॉइंट्स तक का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो द आंसर ऑफ दिस फोर्थ नंबर क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन, दैट इज 163 द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है, कुछ चीजें मैं आपको नई चीजें बता रहा हूं, तो डैम श्योर आपको 100% कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलता रहेगा गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट केस आप देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन, इसके बारे में बताइए, सोचें गाइस क्या आंसर होगा इसका। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड, यहाँ बी होना चाहिए, कैन बी टाइप्ड इन अ सेल इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर क्या होता है, देखो आपने इस तरीके से एक्सेल में रोज कॉलम देखोगे, तो ये आपका एक सेल है। तो इस सेल में आप कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं, सेल में कितने कैरेक्टर, ये जो सेल है ना आपका, सपोज करें कि आपका ये एक रूम है, और इस रूम के अंदर ये है आपका गेट, ये है आपका गेट। तो आप यहां पर स्टैंड हो अभी, तो आपको तो सिर्फ इतना सा ही तो स्पेस दिख रहा है ना, पर अंदर तो बहुत सारी जगह है ना। सेम सिनेरियो कैन बी अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेल सेल। तो एक्सेल के एक सेल के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हो गाइज, ये मैंने खुद टाइप करके देखा हुआ, देन मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो आपका परफेक्टली आंसर होने वाला है, दैट विल बी सी ऑप्शन, 32767 इज द करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ नंबर। तो यहां पर आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हो, 32,767 कैरेक्टर्स आप टाइप कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेल में। अगर गाइस आप चाहते हो तो एक बार कोशिश करना, अपने सिस्टम पर एक्सेल खोलना और एक सेल में टाइपिंग स्टार्ट करना, और करते जाना करते जाना करते जाना, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद आप स्टॉप हो गए, फिर सारे के सारे जो उसमें आपने कैरेक्टर्स टाइप किए हैं उन सबको सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करके आप वर्ड काउंट करके देखोगे, तो तुरंत आपको वहां पर पता चल जाता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 32767 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस बताओ, ऐसे क्वेश्चन जो हमने पहले कभी पढ़े ही नहीं है, और वो अगर एग्जाम के अंदर आ जाएंगे, तो तुक्केबाजी में हम लोग क्वेश्चन के आंसर गलत लगा सकते हैं ना। हमें गलत नहीं लगाना है, चीजों को अच्छे से सीखना है। ठीक है, देखो गाइज, आपको स्टडी करने का जो टाइम मिल रहा है ना, जो मौका मिल रहा है, उसको गवाइए नहीं। क्योंकि देखो, वैकेंसीज का आपको भी पता है क्या सिचुएशन है, जैसे तैसे ये वैकेंसी प्रेजेंट हुई है, बैंक की वैकेंसी है, इसको आपको उस हिसाब से लेना है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना है खुद को, कि आपका जो अटेम्प्ट है ना, उसके अंदर 100% आपका एग्जाम निकल जाए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि टाइम आप ऐसा देख रहे हो, अभी कितना क्रिटिकल कंडीशन मार्केट की चल रही है, कोविड पीरियड चल रहा है, बड़ा दुनिया परेशान है इसके लिए, लोग परेशान हैं, जॉब के लिए हाहाकार मच रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। मतलब आपको चांस मिल रहा है, तो इसको आप एक लाइफ का गोल्डन चांस मान के अपनी को तैयारी करिएगा, और कभी भी अपने को डिमोटिवेट नहीं करना है। हर चीज में आपको मोटिवेशन ढूंढना है guys। क्योंकि देखो, कहते हैं कि जो मुसीबत आती है ना, मुसीबत हमेशा एक चांस लेके आती है, अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो देखो, अगर हम उस मुसीबत को मुसीबत मान के बैठ जाएंगे, तो गाइज हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे पास मुसीबत आई है, तो उस मुसीबत का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है ना। हमें आगे से आगे आके प्रॉपर तरीके से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है लाइफ के लिए। इस तरीके से आपको प्रॉपरली मोटिवेट भी होना है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक्स आस्की कोड इज अ डैश बिट कोड। तो गाइस, आपने ये कोड तो सुना होगा, ASCII। ये क्या होता है गाइस, इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये कोड तो आपने सुना हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। जब आप इसका आंसर बता सकते हो, आपने ये सुना हुआ है, अब मेरे को नहीं पता कि आपने एक्स आस्की कोड कभी सुना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो आस्की कोड है, इसका जो साइज होता है, वो आपका 7 बिट कोड इसको बोलते हैं। तो ये जो एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स का मतलब यहां पर क्या होता है, एक्सटेंडेड। क्या होता है, एक्सटेंडेड। तो इतने का कोड क्या है आपका, 7। तो इतने का कोड क्या होता है आपका, 8 बिट का। तो गाइज, इस चीज को आप याद कर लीजिए, जो एक्स मतलब एक्सटेंडेड, तो इसको पूरा बोलते हैं हम एक्सटेंडेड आस्की के नाम से इसको जानते हैं। तो एक्सटेंडेड आस्की कोड जो होता है ना, उसको क्या बोलता है, 8 बिट का कोड होता है, जो आपके 8 बिट को सपोर्ट करता है। मींस इसके अकॉर्डिंग, जैसे 7 बिट है,
तो 7 बिट का मीनिंग क्या होता है कि ये सपोर्ट कर सकता है 2 की पावर 7, यानी इतने सारे कैरेक्टर्स को ये आस्की सेट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। बट अगर एक्स आस्की की बात करेंगे तो 2 की पावर 8 बिट होगा, यानी इसके थ्रू हम लोग 128 कैरेक्टर्स को फॉलो करा सकते हैं, जबकि ई एक्स आस्की के अंदर यहाँ पर हम लोग 256 कैरेक्टर्स को एक्सेस। तो अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है गाइस, और एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन, दैट इज 8। ओके गाइस, नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th नंबर क्वेश्चन। तो देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्मार्ट क्वेश्चन इज दिस गाइस। तो कह रहा है कि टू रिप्रेजेंट इन ऑक्टल नंबर इन बाइनरी हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड। देखो, ऑक्टल की बात चल रही है, तो ऑक्टल के अंदर जो रेंज होती है 0 to 7 तक होती है। तो यहाँ पर देखो, 0 1 2 3 4 5 6 देन 7। तो अगर हमें इन सभी की बाइनरी लिखनी है, तो इन सब की बाइनरी लिखने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, इतने से हमारा काम चल जाता है। कैसे? इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी यहाँ पर। तो ये आपके एग्जैक्टली नंबर प्रेजेंट हुए हैं, ये आपके एग्जैक्टली नंबर प्रेजेंट हुए हैं। तो 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। तो क्या इन तीनों नंबर में से किसी भी नंबर का इस्तेमाल करके हम 7 क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 7 बन जाएगा। तो जिस नंबर को जोड़ा है उसके नीचे आप 1 कर दो, बाकी जगह पर 0 कर दो। तो 1 1 एंड 1। ठीक है, तो 7 की बाइनरी क्या बन गई, 1 1 1। तो अब एक बात सोचो कि जब ऑक्टल का सबसे बड़ा नंबर आपका 7 है और उसकी बाइनरी हम 3 डिजिट में बना लिए, तो सारे नंबर हम 3 डिजिट में बना सकते हैं। जब मैक्सिमम वाला बन सकता है, तो आपके छोटे तो ऑब्वियसली बन जाएंगे। 6 की बाइनरी बनाओ, इनमें से क्या 6 बना सकते हो? बिल्कुल। 4 और 2 6, उसको जोड़ो, बाकी जगह पर 0 कर दो। तो देखो, 6 की बाइनरी भी 3 डिजिट में निकल गई, 5 की भी देखो आपकी 3 डिजिट में निकल गई। तो ये जो सारे नंबर दे रखे हैं, उनकी बाइनरी जो होती है 3 डिजिट्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के 3 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो 3 डिजिट्स कौन से होते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो इनका जब कन्वर्जन किया तो आंसर क्या निकला, ये वाला। तो चाहे तो ये नंबर बोल दो और चाहे आप ये वाला नंबर बोल, बात आपकी एक। इधर भी है 1 2 एंड 3, और इधर भी है 1 2 एंड 3। तो आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में आपका, देखिए 3 विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गाइस मैं आपको उस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको 100% आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, आपका बढ़िया देंगे, आपको मजा आने वाला है गाइस। ठीक है, तो अभी देखो, ये आपकी मेरी फर्स्ट क्लास है, ये मैं फर्स्ट सेशन ले रहा हूँ आपके लिए। तो गाइस, अभी जस्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस आपकी लाइफ के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है, और आपके नॉलेज वाइज भी कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे केस बता रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन से गाइस मैं आपको पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल आपके चैप्टर्स लेके आऊंगा, उसमें कंप्लीटली थ्योरी प्रेजेंट होगी, और थ्योरी के साथ ही लास्ट में आपके क्या होंगे, उस चैप्टर के परफेक्ट क्वेश्चंस भी प्रेजेंट होंगे। तो हर तरीके से गाइज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, आप लोग जुड़े रहिए प्रॉपर तरीके से। तो अगली क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट विल बी 8th नंबर क्वेश्चन। तो अब देखो, यहाँ पर समझने की जरूरत है, बाय यूजिंग 8 बिट्स, 8 बिट यूज करने, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट हो गई। ठीक है, 8 प्लेस बना लिए। हाउ मेनी करेक्टर्स वी क्रिएट एट अ टाइम, एक बार में, एक बार में कितने करेक्टर्स बन सकते हैं? देखो, हर जगह पर हम लोग या तो 0 या तो 1 रख सकते हैं। तो एक बार आप इसको फिलअप कर दो, किसी भी केस में बात कर रहे हैं एट अ टाइम। तो यहां पर सपोज दैट कि मैंने कर दिया 10 10 10 10। तो ये अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है, और आपको ये पता होना चाहिए जो 1 कैरेक्टर होता है ना, वो 1 बाइट मींस 8 बिट्स के इक्विवेलेंट होता है। तो ये जो अपने आप में एक बाइनरी नंबर मैंने बना दिया, ये इंटरनली अपने आप में एक बाइट को मींस एक कैरेक्टर को होल्ड करेगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि एक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन ने बना दिया, अगर किसी पर्सन ने सपोज इस 1 की जगह पर 0 कर दिया, तो नंबर चेंज, दूसरा कैरेक्टर बन गया। इस पे चेंज कर दिया, तीसरा कैरेक्टर बन गया। यहाँ पर चेंज कर दिया, अगला कैरेक्टर बन गया। तो ऐसे करके अगर बनाए तो मैक्सिमम तो बहुत बन सकते हैं, बट एट अ टाइम एक बार में कितना बन सकता है? तो एक बार में गाइस कितना बनेगा, केवल एक कैरेक्टर अपने आप में बन सकता है।
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो अब याद रखेंगे 8 बिट्स का यूज करके हम एक बार में केवल एक कैरेक्टर बना सकते हैं। बट अगर गाइस आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी क्रिएटेड, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं 0 1 के यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने आपके 8 हैं, और हर प्लेस पर कितने वैल्यू बन सकते हैं 2, दैट मीन्स 2 की पावर 8, दैट मीन्स 250। तो टोटल यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने बन सकते हैं 256 है, बट एट अ टाइम कितना बन सकता है ओनली वन कैरेक्टर। आंसर क्या बन जाएगा गाइस आपका यहाँ पर ओनली, यानी फर्स्ट आपका आंसर बनेगा वन, आंसर आपका प्रेजेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर क्या केस है कि आपको 8 पॉइंट्स आपको भरने हैं, उसमें 1 और 0 से ही प्लेस करना है बस आपको, है ना? तो कहीं पर कोई बंदा 1 रखेगा, कहीं पे कोई आपका बंदा 1 रखेगा, 0 रखेगा। तो उस केस में एट अ टाइम तो हम 1 बना सकते हैं। 1 कॉम्बिनेशन, एक बार में 1 कॉम्बिनेशन, 2 बार में 2 कॉम्बिनेशन, 3 बार में 3 कॉम्बिनेशन, इस तरीके से। कहीं पर कुछ चेंज कर दिया तो एक अलग बन गया कैरेक्टर, एक और चेंज कर दिया और अलग कैरेक्टर बन गए। तो अब टोटल कितने बन सकते हैं मैक्सिमम इस तरीके से? तो टोटल कॉम्बिनेशंस कैन बी 256, बट एट अ टाइम वी कैन क्रिएट ओनली 1 कैरेक्टर बाय यूजिंग 8 बिट। I think this is very clear to you all guys. This is very important question for our examination. Okay? ठीक है गाइस, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन ये आ गया, देखो वही क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रहा था कि 8 बिट का यूज करके कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। तो उस केस में 8 का यूज करेंगे हम लोग, तो टोटल वैल्यूज कितनी यहाँ पर आपकी 2, प्लेसेस कितने आपके 8, तो 2 की पावर 8 मतलब 256। तो टोटल कितने, ये पूछ रहा है आपका टोटल कितने बन सकते हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर 256 करेक्ट यू कैन। ओके गाइस, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए, लगातार क्वेश्चन है एट अ टाइम, और यहाँ पर आपके टोटल की बात। ओके, तो 8 बिट का यूज करके हम लोग मैक्सिमम 256 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस गाइस, अब इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ स्टोरेज यूनिट। यहां से देखो तो स्टोरेज यूनिट कौन सा नहीं है इसमें से, तो वो आपको बताना है। तो देखिए गाइस क्या आंसर बन सकता है इसका, बताइए। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। तो देखो गाइस इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आपने मेगाबाइट सुना होगा, और मे बी शायद आपने योटाबाइट भी सुना हो, बट इन दोनों के बारे में हमें शायद नहीं पता है। सेकंड बाइट और पिज्जा बाइट क्या होता है। तो कई बारी ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपका आंसर पिज्जा बाइट या सेकंड बाइट लगा सकते हैं, पॉसिबल है लगाना। तो इसके लिए मैं आपको परफेक्टली आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर जो आंसर प्रेजेंट हो रहा है दैट इज ई, मतलब ये सारे के सारे जो दे रखे हैं वो आपके स्टोरेज यूनिट के नाम ही। तो कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को, देखो तो मैंने परफेक्टली यहाँ पर एक पूरा यूनिट का सेट आपको दे रखा है। तो आपने जो अभी तक के रिकॉर्ड में ज्यादातर आपके बुक्स में सीरीज केवल इस पॉइंट तक लिखी हुई, मोस्टली किताबों में सिर्फ आपका यहाँ तक। आप खुद देख लीजिएगा इस मैंने आपको कहाँ तक दे रखा है। आप देखिए यहाँ पर 1024 सेकंड बाइट इज इक्वल्स टू 1 पिज्जा बाइट। अब देखिए 1024 पिज्जा बाइट इक्वल्स टू अल्फा बाइट। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या कह रहा है आपका, होते तो बहुत सारे हैं, बट गाइज अपने को ये वाली जो सीरीज है एटलीस्ट यहां तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप परफेक्टली करके देखिए गाइज, और आपको गारंटेड मजा आने वाला है, और कहीं कोई प्रॉब्लम आपके साथ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर। अब देखो गाइज यहां पर अपने को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इजी क्वेश्चन है गाइज, यू कैन टेल द आंसर गाइज। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका। ओके, ठीक है। तो यहां पर गाइज मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर लोग मोस्टली स्टूडेंट्स यहां पर आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन ए दैट इज LYNX। क्योंकि उन्होंने जो नाम सुना हुआ है वो आपने लाइनेक्स नाम सुना होगा, और कई लोग इसको भी क्या पढ़ेंगे लाइनेक्स पढ़ेंगे, बट इसको लाइनेक्स नहीं बोला जाता। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं हम लोग लिंक्स पढ़ते हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्पेलिंग होती है LINUX, इसको क्या बोलते हैं, इसको या तो हम लोग लाइनक्स बोल देते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लिनक्स बोल सकते हैं। क्लियर, तो दोनों में फर्क है। तो ये जो दे रखा है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ये जो होता है ये क्या है गाइज, ये एक वेब ब्राउजर का नाम है। तो सोचो गाइज यहाँ पर जब ये ब्राउजर है,
हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहे हैं, क्या ये करेक्ट आंसर हो सकता है? नहीं होगा। बिंग, लाइकोस एंड क्यूल, ये सारे के सारे क्या हैं आपके सर्च इंजन, जैसे गूगल होता है ना। तो गाइस जब मैं आपको अपने इंटरनेट की क्लास कराऊंगा, तो उसमें लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर एंड लिस्ट ऑफ सर्च इंजन ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप समझ लोगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप परफेक्टली यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? ई, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जबकि इनमें से एक भी नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस 11th नंबर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो इनमें से एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन नहीं होता? तो 95, 97, 98, एक्सपी और आपका ऑल ऑफ दीज आर द वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो विच वन इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस 12th नंबर क्वेश्चन? कैन यू टेल मी गाइस? बताइए क्या आंसर प्रेजेंट होगा इसका? ओके, तो देखिए यहां पर देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर लगाएंगे कौन सा? डी। बट डी इज द करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर। क्यों? कि ऑफिस एक्सपी, बट हम लोगों ने तो ज्यादातर क्या सुना हुआ? विंडोज एक्सपी सुना हुआ है। तो इसके चक्कर में एक्सपी वाले को स्टूडेंट ज्यादा लगा देंगे। बट यहाँ पर 95 भी वर्जन होता है, 97 भी वर्जन होता है, ऑफिस एक्सपी भी वर्जन होता है, बट 98 इज नॉट द वर्जन ऑफ एमएस। एमएस ऑफिस 98 प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं है। तो आंसर इस केस में क्या बन सकता है आपका? सी इज द परफेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से आपका, मैं आपको गाइज स्मार्ट क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूं। ये आपकी फर्स्ट क्लास है गाइज। आपने आपको इस सेशन को जब आप देखोगे तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको नए सीखने को मिलेंगे। तो मेरे हर सेशन को देखिए गाइज, उसमें अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख। ठीक है, चलिए 13th नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे गाइज। देखो ये कह रहा है, in a document what the maximum number of columns that can be inserted in MS Word table। तो आपने देखा होगा MS Word के अंदर ये जो हम टेबल क्रिएट करते हैं, MS Word में हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बना सकते हैं टेबल में। जैसे यहाँ पर अभी 1 2 3 4 बना दिया, अब सपोज 5 हो गए, अब 6 हो गई, अब 7 हो गई, अब 8 हो गए। तो ऐसे करके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं। तो ये गाइज इसके लिए मैं परफेक्टली आपको आंसर बता देता हूं, जो उस नंबर को आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर आपका 63 प्रेजेंट हो जाएगा। तो अब टेबल के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर जो हम टेबल क्रिएट करते हैं एक्चुअली, तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने क्रिएट कर सकते हैं? 63 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये पर्टिकुलर एक नंबर है, इसका कोई ट्रिक या कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपको नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके गाइज, समझता हूं आपका ये क्वेश्चन भी आपको समझ में। वेरी गुड गाइज। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये तो आप बता ही सकते हो गाइस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, नाम सुना होगा आपने, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन में स्पेशली लगभग 90% लोग, बता रहा हूँ 90% लोग आंसर क्या लगाएंगे? चार्ल्स बेबीज, बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पर कि फादर ऑफ कंप्यूटर, दोनों का आंसर अलग है। अगर इसकी बात होती तो इसका आंसर कौन सा बन जाता आपका? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर पूछा है, और मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं वो कौन है आपके? एलन ट्यूरिंग। आपने एक नाम सुना होगा, कैप्चा। आप भरते हो कोई फॉर्म भरते हो तो लास्ट में कैप्चा कोड आता है, तो इस कैप्चा कोड की जो खोज इन्होंने ही करी थी, एलन ट्यूरिंग ने। ये जानना चाहते थे कि भाई कोई एक जो कोड एंट्री करने वाला कोई बंदा है, या कोई रोबोट तो नहीं है, कहीं वो पर्सन है कि नहीं है, इस चीज की। तो एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर माना। आप आंसर लगा लीजिए और यहाँ पर समझ जाइए कि फादर ऑफ कंप्यूटर पूछेंगे तो आंसर चार्ल्स बेबेज होगा, और मॉडर्न कंप्यूटर पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? एलन ट्यूरिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आई थिंक नंबर गलत हो गए हैं। ये आपका 14th नंबर क्वेश्चन है। अब आपको बताना कि बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय।
बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स जो होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? डॉट मैट्रिक्स या लेजर प्रिंटर, इंकजेट, प्लॉटर, क्या हो सकता है? तो गाइस देखो, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करना है तो करने को हम किसी से भी कर सकते हैं, बट हमें तो बेस्ट करना है। तो इस केस में आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या बन सकता है? तो पता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 70 to 80% आंसर क्या देंगे लोग? लेजर प्रिंटर आंसर देंगे। बट एक बात बता देते हैं, हाई क्वालिटी और हाई स्पीड की बात करते हैं और ऑप्शन देखेंगे तो आपका यही सेम ऑप्शन है। अब देखिए, हाई क्वालिटी के केस में क्या होता है, तो आंसर आता है वो क्या बनेगा आपका? परफेक्ट आंसर जो बनेगा आपका प्लॉटर। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, प्लॉटर भी अपने आप में प्रिंटर ही होता है। जैसे आपने देखा होर्डिंग्स वगैरह प्रिंट करते हैं, जो बैनर वगैरह प्रिंट करते हैं, बड़े बड़े सड़क पर होर्डिंग्स लगे रहते हैं वो प्रिंट करते हैं, तो उनकी क्वालिटी देखते हो, फर्स्ट क्लास क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है उनकी। अब देखिए यही केस अगर हम क्या उन बड़े बड़े प्रिंट आउट्स को हम लोग अपने लेजर प्रिंटर से निकाल सकते हैं? लेजर प्रिंटर इतना सा होता है, उसमें A2 A3 A1 साइज, A4 साइज, उन साइज की प्रिंटिंग निकलती है, बट इतने बड़े बैनर हम लोग लेजर से नहीं निकाल सकते। चूंकि प्लॉटर जो होते हैं आपका स्पीड कम स्पीड में काम करते हैं, और जो काम थोड़ा स्लो किया जाता है ना, उसकी क्वालिटी फास्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो अगर हाई क्वालिटी की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट कौन है आपका? प्लॉटर। बट अगर हाई स्पीड की बात करेंगे तो आपको आंसर क्या देना है? लेजर प्रिंटर विल बी द परफेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी डी ऑप्शन, दैट इज अ प्लॉटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको भी समझ में आ गए होंगे, और बड़े अच्छे क्वेश्चन है गाइज, और ये आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश। तो गाइज हर क्वेश्चन को टू द पॉइंट मैंने आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करी, और उम्मीद करता हूँ ये हर क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। ओके गाइज, तो ये गाइज आज का मैं सेशन प्रेजेंट किया हूँ आपके सामने, तो इस सेशन को एक बार दोबारा से देखिए। कोई भी अगर कैसा भी डाउट होता तो आप लोग मुझे बताइए। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर।